लाइव स्टार्ट हो गया लोग। गुड मॉर्निंग क्लास, सब लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए आप सब लोग अब लाइव हैं लोग, अब ध्यान से समझिए। इससे पहले वाले क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। गुड मॉर्निंग सब लोग को, एक ही बार सब लोग को गुड मॉर्निंग भाई, इतना धड़ाधड़ गुड मॉर्निंग नहीं करिए। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए जो इससे पहले पढ़ाए थे। आप लोग की बड़ा शिकायत थी कि सर लाइव नहीं है। भाई देखिए सर्वर जो था ना, वो ज़्यादा स्टूडेंट को कितना झेलेगा, 2 लाख लड़कों को झेलना आसान नहीं होता है। तो सर्वर थोड़ा जब तक नहीं बढ़ गया तब तक लाइव नहीं थे। इस वजह से आपको छोटा छोटा क्लास ले रहे थे, ताकि जब लाइव नहीं है ना तो थोड़ा ही क्लास में आपको ले। तो आप लोग तो मार फोन कर करके पगला दिए। देखिए अब से लाइव हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अब जो क्वेश्चन पूछना रहेगा पूछ लेंगे। गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग। विकास, सोनू, धर्मेंद्र जी, विक्की जी, सब लोग को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, सलाम, जय हिंद, सब जो भाई सब लोग को जय हिंद। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको कुछ समझा देंगे। अब आपके क्लासेज जो चलेंगे ना वो रेगुलर चलेंगे, जो 1.5 घंटा का बोलते हैं वो चलेगा। आज आपका क्लास 1 घंटे से ऊपर की रहेगी, उसके बाद कल से 1.5 घंटे का। पहले आधा घंटा का चल रहा था, हम खुद मजबूर थे क्योंकि हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे थे। तो रिकॉर्डेड में आपको पूरा कैसे देंगे अच्छा से। अब लाइव आप फटाफट पूछ सकते हैं। बस भैया गुड मॉर्निंग। अब पीडीएफ खुल जाएगा आपका, अब डाउनलोड भी हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं आएगा। अब आप ना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, खुल सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। जो पूछना है अब आप पूछ सकते हैं। देखिए जो भी चीज़ हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं वो लाइव में दिखेगा। लाइव में आप देखे होंगे जो लाइव वही खुलेगा जो उस दिन का डेट है। अब कई लड़के नीचे जो लॉक किया हुआ है लाइव में वो खुल ही नहीं सकता है, आज कल का तारीख का आज खुल ही नहीं सकता। आप पेड किए रहे चाहे नहीं किए रहे उससे बहस नहीं, खुलेगा ही नहीं। लाइव का मतलब होता है जिंदा, मतलब जिस टाइम हम आए उसी टाइम खुलेगा। उसके अब कल का चीज़ आज कैसे लाइव होगा। तो जो आज हम पढ़ा दिए हैं, मान लीजिए आप किसी को शादी है आज, मान लीजिए दूल्हा बना है, तो आज का क्लास कैसे करेगा। तो फिर कल वो इसको लाइव क्लास में नहीं देखेगा। यही चीज़ कल नीचे चली जाएगी वॉल्यूम 1 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो वॉल्यूम आपका प्रीवियस क्लास है, आप समझ रहे होंगे। मैप का क्लास कब से होगा। हाँ भाई मैप का क्लास। गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद। हेलो सर, जेपीएससी का सिलेबस कुछ सब समझा दे। ये बकलोलवा सब सिलेबस पे भागता है सब। एक बात बताइए तो आप सुनिए ध्यान से, हम सिलेबस के हिसाब से पढ़े हैं। हम सिलेबस के हिसाब से पढ़े रहते तो कुछ नहीं समझ में। आपको भैया कोर्स कंप्लीट करनी है। हम आपको फिर बताते हैं, हम आपको 47 चलाना सिखाएंगे। आप जाके मारिए पाकिस्तानी को, चाइनीज को, किसी को मारना है, हम आपको कंप्लीट करा देंगे, चाहे जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। आप नहीं फंसिएगा, समझ में आया। मैप का क्लास के लिए सर कल पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा भाई। अब कितनी बार बोले पीडीएफ कहाँ से मिलेगा भैया, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। आप वॉल्यूम में जाइएगा, वहाँ के बगल में ऊपर पीडीएफ लिखा होगा। अभी इतना चीज़ हमको सिखाना पड़ेगा आपको। अब क्लास के बाद आप ट्राई कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जिनका नहीं हो रहा होगा, आपके मोबाइल में अपडेट नहीं हुआ होगा, कल हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। बिहार दरोगा का एग्जाम, हाँ चलिए अब सुन लीजिए ध्यान से, अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन सुनिए। बिहार दरोगा का आपका 25 तारीख से टॉनिक बैच स्टार्ट होगा। वो आप लोग को टॉनिक बैच दिया जाएगा। जो पॉलिटी के लड़के हैं लोग, अब आप लोग बताएंगे आप फीस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, जिसमें आपकी खुशी। चलिए ध्यान से, तो 25 तारीख से हो जाए। उसमें हम आपको लगभग 500 से 600 के बीच में क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप उतना क्वेश्चन पढ़ के चलिएगा, आपका एग्जाम नहीं छूटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस अब उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। ये हो गया दरोगा का। अब मैप की बात देखिए बाबू, मैप का फी जो है ना, इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो 200 और वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे तो 200, 400 लगता है। लेकिन जो लाइव ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग हैं ऑलरेडी इनरोल हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा फी कम कर देंगे। हम कल आप लोग को बोल देंगे, कल आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, कल 150 में हो जाएगा। इंडिया भी पढ़ लेंगे, वर्ल्ड भी पढ़ लेंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिकल सब पढ़ लेंगे। वर्ल्ड मैप, एटलस, ग्लोब सब पढ़ा देंगे 150 में। समझ में आ गया कि नहीं। आप लोग जानो भाई, जो लाइव वाले हैं, यूट्यूब वालों को बाद में। यूट्यूब वाला भी है सब अपना ही है सर, लेकिन लाइव वाला थोड़ा ज़्यादा अपना है सर। इसलिए लाइव वाले कल आप 12 बजे से खरीदना चालू करिएगा। 12 बजे बोले तो कल आपका जैसे क्लास इंड होगा आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। कितने में, 150 में। केवल कल भर 150 में होगा, उसके बाद फिर वो 200 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा। जिस तरह आप लोग पॉलिटी बहुत लोग 11 रुपये में खरीदे थे, उसके बाद से फिर कितना में हो गया, कितना में हो गया, समझ में आ गया। तो कल आप 12 बजे से आप खरीदिएगा। थैंक यू बोल रहे हैं भाई, थैंक यू। अब आप सबसे बड़ा थैंक यू मेरे लिए ये नहीं होता है थैंक यू, आपकी नौकरी हो जाए वही सबसे बड़ा थैंक यू मेरे लिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी जो है हाई है, वो 1 हफ्ते लगेंगे उसको मतलब कंट्रोल करने में, वो तुरंत नहीं होता है।
वो यहाँ से आपको कैलिफोर्निया रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, फिर वो करते हैं। इंडिया में कोई गूगल का सर्वर तरवर नहीं काम करता है अच्छा से, आप समझ रहे हो। बाकी सब चीज़ पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे आपको, नहीं खुल रहा होगा आज तो कल खुल जाएगा, क्योंकि एक दिन अपडेट नहीं होने लगता है। कल 12 बजे यानी कल ये क्लास खत्म होने के बाद आप मैप परचेज कर लीजिएगा, 150 में हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा 2 बजे तक में कर लें, 12 से 2 के बीच में, 2 घंटे में, फिर जाएंगे तो लेट हो जाएगा। उसके बाद की बात है और वीडियो क्वालिटी की, तो उसको उसके लिए अपडेट कर दिया गया, 1 हफ्ते में अपडेट हो जाना चाहिए। और क्या भैया, दरोगा के लिए 25 तारीख से हो जाएगा। और क्या आर्टिकल 39 के बारे में बताना था, आर्टिकल 39 तक बता दिए थे। वीडियो क्वालिटी पीडीएफ, आई लव यू सर, हाँ भाई आई लव यू। पच्चीस बार बोलेगा सबकी सर पीडीएफ पीडीएफ, यहाँ हम समझा रहे हैं, वो पीडीएफ नहीं, हम पीडीएफ लेके पढ़ाते हैं। दिमाग में लोड कीजिए ना आप लोग, वही हमको बड़ा गुस्सा लगता है इस सब चीज़ पे कि मतलब पीडीएफ। अरे भैया एक दिन लेट हो जाएगा तो थोड़ी ना दिक्कत हो जाएगा, पढ़िए ना, दिमागवा में घुस जाएगा, तो वो सबसे बड़ा पीडीएफ होता है। चलिए ध्यान से समझिए, हम आपको नीति निर्देशक तत्व बताए थे, फटाफट देखिए ध्यान से। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया, एकदम तेज तेज भाग 4 में, 36 से 51, भाग 4 36 से 51। कहाँ से? आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ से आया? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। संविधान के सलाहकार BN राव। ये कितने तरह के मूल अधिकार देना चाहते थे? 2, एक कंपलसरी जिसे भाग 3 में रखा गया, एक जो बाद में देना था भाग 4 में रखा गया। कंपलसरी को बोल दिया गया मूल अधिकार, जो कंपलसरी नहीं है, सरकार इच्छा पे देती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नीति निर्देशक, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, DPSP कहते हैं। फटाफट ये पढ़ा दिए, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं फटाफट आपको। केटी शाह ने क्या कहा था? ये उस चेक के समान है जिसे बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है। फटाफट यहां तक। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? लोक कल्याण। ये ध्यान से समझिएगा, ये 2 तरह के लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। लेकिन न्याय की बात करेगा तो 3, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह की न्याय की बात करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके आगे भी बता दिया तो 36 में क्या है? परिभाषा। परिभाषा किस चीज की है भाई? तो राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य किसे कहा जाएगा। तो जो भी चीज़ अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उन्हें सैलरी देती है, उन्हें निकाल सकती है, उनका अपना एक ज्यूरिडिक्शन पावर होता है, उन्हें राज्य कहते हैं। जैसे बिजली विभाग राज्य है एक ठो, रेलवे एक तरह से, एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य के अंतर्गत कंडक्ट करती है, केंद्र सरकार की जॉब, ये सब क्या है? राज्य के अंतर्गत है, उन्हें ये सब चीज़ ध्यान रखना है। न्यायालय में प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब क्या होता है? इंफोर्समेंट। देखिए CBSE बोर्ड वाले ध्यान देंगे, प्रवर्तनीय को कहते हैं इंफोर्स करना। इंफोर्स मतलब जबरदस्ती। अब वाद विवाद मतलब आप केस नहीं कर सकते यहाँ पे, ये तो समझा दिए थे। 38 में बोलिए तो किस चीज़ की बात थी? लोक कल्याण की बात थी। लोक कल्याण किसे कहा जाता है? लोक कल्याण की अभिव्यक्ति का मतलब होता है जनता की भलाई के लिए सरकार बहुत सारा काम करती है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए ये काम करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 39 देखिए ध्यान से समझिए। 39 कहता है समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन। किसमें ये चर्चा है? 39 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 39 तक तो समझा दिए थे। हाँ, समान काम के लिए समान। 39 का फर्स्ट, निःशुल्क विधि सहायता देना है। निःशुल्क विधि सहायता का मतलब किसी कोई गरीब है, उसे कानून समझ में नहीं आता है तो दरोगा उसको समझाता है, ये कागज लाओ, ये लाओ। लेकिन दरोगा मतलब समझते हैं ना, द रोवा चाहे गावा, लेकिन द रोवा चाहे गावा, उसी को कहते हैं द रोगा। वो बहुत पैसा ले लेता है सब। तो समान न्याय मिलना चाहिए। और निःशुल्क विधि सहायता, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को। विधि सहायता क्या? कानूनी सहायता, लीगल हेल्प आपको दिया जाता है। आपके पास वकील नहीं है ना, तो आपको वकील रखने के दिया जाएगा। अजमल का साहब को कोई केस लड़ने को वकील रेडी नहीं था, तो सरकार अपनी ओर से वकील दी थी, वो मजबूरी है, हमको देना ही पड़ेगा। 40 तक बता दिए थे ग्राम पंचायत। गांधी जी ग्राम पंचायत के समर्थन थे या विरोधी? समर्थन में थे, इसीलिए तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत लागे गया। और अंबेडकर साहब विरोधी थे। यहाँ तक समझा दिए थे आपको। चलिए यहाँ से था कुछ दशाओं में क्या चीज़, ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पे इन सम रेयर कंडीशन, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना है। सरकार आपको कुछ दशाओं में मदद करता है। जैसे बूढ़ा हो जाइएगा ना, तो वृद्धा पेंशन दिया जाता है। वृद्धा को लोग को क्या दिया जाता है? वृद्धा पेंशन वगैरह दिया जाता है। विकलांग लोगों को गाड़ी वगैरह दे दी जाती है। विकलांग लोगों के लिए अलग से बहुत सारी सुविधाएं हैं कुछ दशाओं में। शिक्षा की व्यवस्था है कुछ दशाओं में। आप ध्यान से समझेंगे, एक प्रौढ़ शिक्षा होता है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता है। अब जैसे बूढ़ा आदमी है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है बूढ़ा आदमी, तो क्या करेगा? पतों से झगड़ा करेगा, कौन सी कर रही है रे, हई कर रही है। गाँव का देखिएगा ना, बूढ़ा आदमी को कोनो काम धाम नहीं रहता है, भोरे भोरे उठ जाता है,
गांव में, और चाय की दुकान पे बैठ जाएगा। चाय की दुकान पे कुर्सी नहीं रहता है, बिजली का जो पोल होता है ना उसी को गिरा देते हैं सीमेंट वाला, लाइन से 10 गो बुढ़वा रहेगा उस पर बैठल बैठल। और किसकी पतो नैहर है ना, सारे बुढ़वन को पता है वहाँ पे है। मिश्रा जी की जो पतोहिया 6 महीना से नैहर होलो, बुझाता कि ससुराल में ना जमतो, उल्टा सीधा वो कह गए शुक्ला जी की तो लड़कियाँ पटना में कहाँ पढ़ो, खाली घूमो, यही सब बोलेगा सब। तो सरकार कहती है बुढ़वन को पढ़ाई में लगाओ ताकि बिजी रहे सब तो उल्टा सीधा काम करेगा। तो कुछ स्थिति में आप प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हैं। ये किस में बोला गया भैया? 31 में। कुछ दशाओं में, ध्यान से समझिएगा, कुछ दशाओं में 41, 40 तक में तो कोई दिक्कत नहीं, 41 में। 42 बहुत जरूरी है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा। 42, 42 में एक एक चीज समझिएगा, न्याय संगत है आपको, न्याय संगत। कई लड़कों को भाई ये क्या नाम है, इंग्लिश मीडियम वालों को ये पॉलिटिकल टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पीडीएफ जो है ना इंग्लिश में कल प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आप लोग ये जो आर्टिकल वाइज है ये इंग्लिश में, देखिए हम हिंदी लिख देंगे ना, यहाँ अगर हम इंग्लिश लिख देंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो साफे नहीं समझ पाएंगे सब, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। पीडीएफ में आपको हम इसका इंग्लिश प्रोवाइड करा देंगे, कल करा देंगे, क्योंकि आज पूरा टाइम लग जाएगा उसको सेटल कराने में। कल आपको हम इसका इंग्लिश पीडीएफ करा देंगे, तो यहाँ आप समझ जाइएगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगा सर न्याय संगत को क्या कहेंगे, तो फिर आप पीडीएफ में जाके वहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे आप लोग, क्योंकि 90% लड़के जो हैं वो हिंदी मीडियम के, 10% जो है ना सीबीएसई है। सीबीएसई वाला और आया रहता सब, अभी तो हम बहुत सारे सीबीएसई वालों को छांट दिए, जानते हैं कैसे? हमको पता था ये सब आईफोन ले रहता है सब, बड़का 50-50 हज़ार का मोबाइल, ये आईफोन में डाउनलोडे नहीं होता है। हद है भाई, स्टूडेंट के पास आईफोन कहाँ से आ गया? देखिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा सीबीएसई वाला अमीर होता है सब। तो न्याय संगत की बात क्या करते हैं और मनुचित दशा का क्या होता है? न्याय संगत का मतलब होता है कि उसको उसी लायक काम दीजिए जिस लायक वो है, न्याय संगत काम देना और मनोचित दशा उपलब्ध कराना है। न्याय संगत काम और मनोचित दशा ये दोनों लगभग सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप डी या कोई मेहनत करने वाला काम करना है, फिजिकल वर्क, उस बेचारे को टाइफाइड हो गया, तो कहिए कि नाते यही वाला काम कर, तो रीज़न है कि सरकार कोशिश करेगी कि जब तक वो तबीयत उसकी ठीक नहीं है ना तब तक के लिए उसको कोई आसान सा काम दे दे, ताकि वो काम भी करता रहे और तबीयत के हिसाब से चलते रहे। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और रेलवे ग्रुप डी में हो गई है वो, अब ग्रुप डी में तो मेहनत वाला काम है, तो गवर्नमेंट ये आदेश देती है कि नीति निर्देशक तो ये आदेश देता है कि उसको न्याय संगत और मनोचित दशा उपलब्ध करा दीजिए कि बेचारी काम कैसे कर पाएगी। तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल वर्क में तब तक के लिए लगा दिया जाएगा जब तक वो गर्भवती रहती है यहाँ पर। तो ये मनोचित दशा ये मेनली स्त्री को ध्यान में रख कर बनाया गया है, क्योंकि हमेशा वही बिगड़ते रहती हैं सब, कब कान दुखाएगा, कब कमर दुखाएगा, कब गर्दन दुखाएगा, कब वो सुनाइए नहीं देगा, कब उठबे नहीं करेगी, कब सुतले रह जाएगी, ज़्यादा वही बिगड़ते रहती है। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 42 लाया गया है। लड़का कहीं पढ़े, स्त्री पुरुष रोग विशेषज्ञ नहीं देखे होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक डिपार्टमेंटे होता है आपका महिला रोग विशेषज्ञ। पुरुष को तो आधा बीमारी ओकरा बुखार आके खत्म हो जाता है तब कहता है परसों हमारा बुखार था, और महिला को पहले ही पता चल जाता है परसों हमको बुखार होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रख के बनाया गया। लड़की सब बुरा नहीं मानेगी सब, वैसे भी तो हम महिलाओं की कभी बुराई करते नहीं हैं। तो ध्यान देखिए अपना प्रसूति सहायता देना, इसको समझिए। मैटरनिटी हेल्प, मैटरनिटी लीव या मैटरनिटी हेल्प होता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या होता है? देखिए जब कोई महिला गर्भवती होती है तो ये तो नेचुरल कॉज है ये, तो कहा गया है कि उसको डिलीवरी जिस दिन उसका बच्चा होता है तो डॉक्टर पहले बता देता है कि अगस्त में होगा कि नवंबर में हो जाएगा, इस तरह से एक लगभग डेट बता देता है। तो कहा गया है कि जब वो डॉक्टर से डेट लिखवा के आएगी ना तो डिलीवरी के 3 महीना पहले उसको छुट्टी दे दीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 3 महीने वो वर्क नहीं करना चाहिए, फिर लड़के पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और डिलीवरी जब हो जाए ना तो उसके 3 महीना आगे तक छुट्टी दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी सरकार संविधान ध्यान में रखी है महिलाओं को कि डिलीवरी से 3 महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीना बाद तक आप उसको छुट्टी दे दीजिएगा, और इस 6 महीने का सैलरी मत काटिएगा। सोचिए कितना बेहतरीन काम किया है कि इस 6 महीने का सैलरी भी नहीं काट रहा है। अच्छा काम किया कि नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आएगा? लेकिन कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था केवल 2 बच्चों पर दीजिएगा। समझ आएगा कि नहीं तो सोच रहा सालों भरों को लोडे कैले रहेगा, 6 महीना छुट्टी ले, सोच रहा 16-17 को पैदा कर देगा। एक से एक है सब। यहाँ पे एगो आदमी था, पता नहीं क्या नाम था, अब्दुल नाम था, अब उसका 18 गो लड़का थे सब,
होंगे इसको नाम खोजने में कितना दिक्कत होता हो यार, 18 को लड़का किस काम का है सब रे भाई। तो ये 18 लड़का पे आप प्रसूति सहायता दीजिएगा, सरकार का खजाने खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो कहा गया है कि 2 बच्चों पर आप मेटर्निटी लीव दीजिएगा, और मिलता भी है। सरकारी नौकरी में रहिएगा ना तो मिलता है, प्राइवेट वाले नहीं देते हैं, सब मिलता है ये चीज़। और अगर गर्ल्स लोग जो ड्यूटी करती हैं, लोग दरोगा में या किसी भी सरकारी नौकरी में, तो उन्हें एक स्पेशल लीव मिलता है मेंसुरेशन साइकिल के लिए। 3 दिन का स्पेशल लीव होता है महीना में। इसको सबसे पहले केरल ने चालू किया था, अभी हर एक राज्यों ने इसे चालू नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उनका वो नेचुरल प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं रोक सकता। नेचुरल प्रॉब्लम है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप समझते होंगे। तो आपका स्पेशल लीव मेंसुरेशन साइकिल के लिए, और ये आपका मेटर्निटी लीव इसके लिए। इसी में कहा गया है कि जो छठुआ होने वाला है उसकी मम्मी को पैदा होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक छुट्टी दीजिए, और जो उसका बाबूजी है, जो इस सारे कांड के पीछे वही है, वो जो है उसको भी छुट्टी दीजिए। तो क्या 3 महीना पहले से छुट्टी देंगे? नहीं ना, उसको कहा गया कि 15 दिन पहले उसको छुट्टी दे दीजिए, और 15 दिन बाद तक दीजिए। काहे के लिए? आखिर उस महिला को देख रेख कौन करेगा? तो 15 दिन पहले से हॉस्पिटल ले आना, ले जाना। कभी कभी देखते ना, आज होगा फिर डेट हो जाता है, 1 हफ्ते बाद होगा, इस तरह से उसको भी बड़ा बर्डन होता है, फिर वो ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाएगा। और ड्यूटी अच्छे से नहीं, अब किसी महिला का लड़का होने वाला, उसके पति टेंशन में रहेगा, यार नॉर्मल होगा, ऑपरेशन से होगा। कभी कभी महिलाएं डेथ हो जाती हैं, बहुत महिलाएं मर जाती हैं, लाखों मरती हैं हिंदुस्तान में डिलीवरी के वक्त में। अरे दुनिया को छोड़िए ना, शाहजहां जो था ना, उसकी पत्नी थी मुमताज, डिलीवरी के समय उसका लड़का मर गया। ये तो लोल था साला, 14 को बच्चा पैदा किया था। लेकिन क्या कहेंगे, मुमताज खूबसूरत इतना थी कि क्या कहिएगा। 14 को लड़का हुए सब, हद है भैया, फैक्ट्री बना दिया था। तो कहा गया है कि उसका जो पति है वो कहाँ से मनोचित दशा से कहाँ से काम कर पाएगा, मेंटली उसका पत्नी पे दिमाग लगा रहेगा वहां पे। इसलिए ओकरो छुट्टी दे दीजिए 15 दिन पहले, और 15 दिन बाद तक दीजिए, ताकि मिठाई उठाई खिलाए, छठियार हो जाए, तब ना तनी सेवा सत्कार हो जाए। लड़का सबका छठियार उठियार सब होता है धूमधाम से। और जब हो जाएगा तो 15 दिन बाद, लड़का होने के 15 दिन बाद इसके पति आ जाएंगे काम करने के लिए, और 3 महीना बाद उनकी मैडम आ जाएंगी, झुनझुना लेके ना, हाँ बाबू चलो यहाँ ड्यूटी कर देते हैं झुनझुनुआ को लेके। लेकिन अगर सरकार ये सुविधा नहीं दिया तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। नोट करके लिखिएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। काहे कुछ नहीं करिएगा? देख लीजिए भैया, काहे नहीं कुछ कीजिएगा? यहाँ पढ़िए, पहले ही बोला है कि ये करिएगा, कुछ नहीं करे तो न्यायालय मत जाइएगा। 37 में पहले ही बोल दिया, न्यायालय नहीं जा सकते। केरल महिलाओं को स्पेशल लीव देता है महीने में 3 दिन के लिए, बाकी राज्य नहीं देते हैं, कुछ नहीं कर सकती है महिलाएं। मेटर्निटी लीव हर राज्य देते हैं सब, वो क्योंकि उनको सुविधा है। लेकिन हर राज्य उनके पति को 15 दिन पहले 15 दिन बाद का छुट्टी नहीं देता है ऐसा। और अब बात यह है कि छुट्टी जब सरकार देती है ना आपको, तो फिर उसका सैलरी भी देती है। तो ये आपको समझ में आए। 42 किसके लिए? महिलाओं के लिए। न्याय संगत मनोचित क्या करना है? दशा उपलब्ध कराना है। और क्या देना है भैया? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। ये किस में हो गया? 42 में। 43 देखते हैं, कोई दिक्कत है जी? 42 में नहीं देगा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? ग्रीन बोर्ड चेंज कर दीजिए सर। अरे भैया ग्रीन बोर्ड चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। ये क्रोमा सूट बोलते हैं इसको, ग्रीन बोर्ड को क्रोमा सूट बोला जाता है। इस पे थोड़ा सा आंख पे रोशनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। डॉक्टर को देखते हैं ग्रीन यूज करता है। भाई ये पंजाबी में कौन कमेंट कर रहे हैं सर? देखिए आप लोग अजीब अजीब सा कमेंट कर रहे हैं। लाइव है तो आप पूछ रहे हैं कि सर दरोगा का क्या होगा? अभी ना बताएं दरोगा का 25-27 के बीच में आपका दरोगा का स्टार्ट कर देंगे। और फिर कह रहे हैं कि सर पीडीएफ वगैरह, पहले क्लास वर्क कीजिए ना, फिर पीडीएफ देखिएगा। पीडीएफ आप 10 बार समझा रहे हैं, कोई लेट से ज्वाइन किया तो अभी से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया यहाँ पे। मैप का क्लास पूछ रहा है। भाई आप लोग अगर इस तरह से आलतू फालतू का कमेंट करेंगे फिर ऑफ कर देंगे फिर कमेंट, समझ में आया? अच्छे से कमेंट कीजिए ना, फिर हम या तो ऑफ कर देंगे या तो पढ़ेंगे ही नहीं। उधर आते रह रहा है कमेंट आपका, जरूरी कमेंट कीजिए ना आप, जो प्रॉब्लम है वो का। अब आप करेंगे सर हिस्ट्री का, क्लास जब खत्म होगा ना लास्ट में 5 मिनट आपको देंगे, आप उसमें जो मन वो पूछ लीजिएगा। अभी पूरी फोकस कीजिए पढ़ाई पे। अभी क्या पीडीएफ का प्रॉब्लम है, मैप कब आएगा, क्या फीस आएगा, ये सब लास्ट में बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी नहीं, दिमाग खराब कर दिया लोग।
ये कह रहा है कि मेरा भी नाम ले लीजिए, इसका नाम है बकलोल कुमार। मेरा भी नाम लीजिए भाई, सबका नाम ले लेते हैं। आप जरा देखिए तो कितना तेजी से कमेंट कर रहे हैं लोग, कैसे पढ़ पाएंगे हम। अभी देखे देखे कि उड़ जाता है। बसंत मौर्य, विकास, शुभम, सबका नाम ले लिया, अमरजीत जी, सब लोग। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे 43 देखते हैं। 43 आर्टिकल 43 क्या चीज कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज। निर्वाह मजदूरी मतलब क्या होता है, लिविंग वेज। ये मैच करता है, जानते हैं किससे मैच करता है, याद कीजिए आपको। अनुच्छेद 23 में कहा गया था किसी से आप बेगारी नहीं करा सकते हैं। बेगारी का मतलब होता है काम कराकर पैसा नहीं देना। ये 23 में था, याद है आपकी नहीं? 24 में क्या था, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। लेकिन 23 याद कीजिए, याद है ना 23 क्या था? 23 में कि किसी से बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब काम कराने के बाद पैसा नहीं दे सकते। तो वो तो वहाँ एकदम 23 है तो हमारा मूल अधिकार है, अब तो कोर्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन यह क्या कह रहा है कि निर्वाह मजदूरी दीजिए। लेकिन मतलब क्या है निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज मतलब कि इतनी सैलरी दीजिए ना कि उसकी जिंदगी चल सके, निर्वाह कर सके, जीवन का निर्वहन कर सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना कर सके? जीवन का निर्वहन वो आराम से कर सके, तो लिविंग वेज। अब वहां क्या कह रहा था, आपको कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही, और नहीं देंगे तो केस कर देगा। लेकिन यहां कह रहा है कि आपको इतना पैसा देना है कि जिंदगी बीत सके। इसका बहुत मिसयूज होता है, क्योंकि ये तो 43 है भाई। जब 43 है तो 43 होने के कारण इसको तो आप नीति निर्देशक तत्व में रखेंगे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखेंगे आपको स्कूल में। जो स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल, ये महिलाओं को मिस को टीचर में रख लेते हैं। मिस, मिस जी ये करिए। 1500 से लेके 4000 रुपया सैलरी होती है इनके बीच में। 1500 रुपया अगर किसी टीचर को आप महीना की सैलरी दीजिएगा तो क्या पढ़ाएगा भैया? वो पढ़ाएगा? पैसवा में बड़ी जान होता है। आपको पता है सुबह से हम चाय नहीं पिए फिर भी पढ़ा रहे हैं। नहाए कि नहीं नहाए जी? नहीं नहाए। आज देर से सो के उठे थे, रेलवे वाला भी बैच था, उठाए सर रेलवे का बैच है, उठ गए। देख रहे हैं यहाँ पे क्यों? क्योंकि आप लोग पैसवा दिए हैं लोग, और जान रहे हैं हम कि जितना हम अच्छा से पढ़ाएंगे उतने आप पैसवा दीजिएगा। बहुत गर्मी होता है पैसवा में, ये नहीं देखता है। भूख लगल है, अभी बोलना नहीं जा रहा है, लेकिन हम स्टोर किया हुआ ऊर्जा घींच घींच के पढ़ा रहे हैं आपको कि ना पढ़ाएंगे उसके बाद चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हम लोग। रीजन क्या है? क्योंकि भाई पैसे मिलते हैं। सर प्राइवेट स्कूल में वो बेचारी को 1500 रुपया सैलरी है, उतना में उसका खाली मेकअप का खर्चा निकलता है। वो भी सोचती है घर बैठने से अच्छा यही काम कर देते हैं। ये दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल में, हर जगह प्रॉब्लम हो गया है। इंजीनियर करने के बाद कॉल सेंटर में बैठा दिया, 8000 पे उठा रहा है, हेलो मैं वोडाफोन से आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जान लेने के लिए 1 दवाएं, जान देने के लिए 2 दवाएं, इस टाइप का देते हैं सर वहाँ पे। तो कह रहा है कि सैलरी इतना दीजिए कि कम से कम जिंदगी बीत सके। निर्वाह योग्य मजदूरी, ये नहीं कि दिन भर करा के उसको 8 रुपया थमा दिए जाओ। अब 8 रुपया भी अगर आप थमा दीजिए ना तो वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 23 कहता है कि फ्री में नहीं करा सकते, तब वो हाई कोर्ट चल जाएगा। फ्री में करा देंगे तो कर 8 रुपया देवे किए हैं। अब भाई कम से कम कितना देना आपको? निर्वाह मजदूरी। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूनतम वेतन। तो आप लोग एक तो बनवाते होंगे आय प्रमाण पत्र कि हमारा कम से कम कितनी सैलरी है, तो न्यूनतम आय बना देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कुछ चीजें बाद में भी जोड़ी गई, जहां क ख ग देखिएगा ना, समझिए कि बाद में जोड़ लें। 43 का क में कहा है कामगारों की भागीदारी। कामगारों की भागीदारी का मतलब क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री कारखाना जहां पे चल रहा है वहां बहुत सारे लेबर होते हैं। तो कहा गया है कि जब मैनेजमेंट की बात आएगी ना तो लेबर की भी भागीदारी लीजिएगा। लेबर की भागीदारी का सेंस क्या है कि ड्यूटी कितने बजे से आना है, एक बार लेबर से भी पूछ लीजिएगा। छुट्टी दशहरे की कब से होनी चाहिए, कब तक होना चाहिए। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें जितने काम करने वाले हैं उसमें भागीदारी होनी चाहिए। और ये अच्छा भी है। जैसे आपका पॉलिटी का क्लास 11 बजे से लाइव होता है, मान के चलिए हम इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम कह देंगे एक काम करो, पॉलिटी का क्लास रात 2 बजे से होगा। तो हम तो सब कुछ है, हम कर देंगे, तो आपको आना ही पड़ेगा 2 बजे, नहीं तो बाद में आप रिकॉर्डेड नहीं करेंगे, आप वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, लाइव नहीं पढ़ पाइएगा इसे। तो क्या ये अच्छी बात है? गलत बात है। तो संविधान वालों ने इसे कह दिया है कि कोई भी डिसीजन से पहले आप अपने कामगारों से डिस्कस कर लीजिएगा। तो हमें कोई भी डिसीजन लेना होगा, बैच के लास्ट में 5 मिनट आपसे बातचीत करके डिसीजन ले सकते हैं। अभी कोई चेंज होने वाला नहीं है, हम एक समझा रहे हैं। तो कहीं भी आप अपने घर में भी रहिएगा तो देखिएगा पिताजी माताजी कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो आप अगर बड़े हो गए तो आप लोगों से भी सलाह मशवरा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जल्दी करती नहीं है।
प्राइवेट को गोली मारी है, सरकार नहीं करती है। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, बीएसएनएल। बीएसएनएल को सरकार ने बेच दिया, आधा से ज्यादा बेच दिया बीएसएनएल को। क्या बीएसएनएल के किसी कामगार कर्मचारी से पूछा कि आपको हम बेचने जा रहे हैं? नहीं ना पूछा। और आप लोग को भी बोलते हैं, आप लोग जितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हैं, जब सरकारी नौकरी लग जाती है ना, तो आप ही लोग सरकारी को बर्बाद करते हैं। आप ही से पूछते हैं, अगर एक प्राइवेट ट्रेन रहे और एक सरकारी ट्रेन है, ट्रेन छोड़िए अभी, सरकारी प्राइवेट तो पूरी तरह से आया नहीं, बस बस देखेंगे ना, सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है, किस में आप चढ़ना चालू चाहेंगे? प्राइवेट पे, क्योंकि वो फैसिलिटी सर्विस देता है। और सरकारी वाला है तेरी क्या, हमारा 40,000 तनख्वाह मिलेगा, आओ चाहे मत आओ, भाड़ में जाओ यहाँ पे। तो गलती उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया है। इसलिए जनता का मोह जो है वो सरकारी कर्मचारियों से थोड़ा सा उजड़ गया है। जनता सरकारी कर्मचारियों के फेवर में नहीं उतरती है, वही उतरते हैं जो सरकारी नौकरी में हैं या तैयारी कर रहे हैं कि हमें मत, प्राइवेट मत कीजिए। तो कामगारों की भागीदारी का मतलब समझ में आ गया। अब बताइए, तो इसे संशोधन करके जोड़ा, अच्छा किया या गलत किया? कौन बकलोल बोलेगा कि गलत किया? भाई अच्छा ही किया, अच्छा किया ना जी। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 43 का कौन सा, ख। तो क हो गया ना, ख। कर है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहकारी। मान लीजिए कोई काम करना है तो सरकार की जिम्मेदारी है वो काम करे। जैसे मान लीजिए नहर बनाना है, अब नहर बनाने के बाद उसको किस गांव में सप्लाई देना है, कैसे करना है, तो सरकार पगला जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि वो क्या बना दे, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब होता है गांव के ही 25-30 आदमी से ग्रुप बना के और काम सौंप दीजिए कि लो भैया तुम ही करो, उसे कहते हैं सहकारी। सह मतलब साथ में, कारी मतलब काम करने वाला, को मतलब एक साथ, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेट करने वाला। गांव के लोग ही मिलकर किसी चीज को जब ऑपरेट करने लगते हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव। उसमें सरकार केवल डिसीजन देती है कि हाँ हाँ ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो। यह अमूल दूध सुने हैं, कोऑपरेटिव है। सुधा डेयरी, सरकार का भी हिस्सेदारी। कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 20 लोगों की कमेटी है, वही डिसीजन करते हैं। सरकार कहती नहीं ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा अनुभव है। तो 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आया कि नहीं? महिलाओं के लिए 42। किसी को दिक्कत? इसका एक ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या चीज़ है? 41, 42, 43 का द म न, दमन। कैसे है दमन भाई? तो देखिए ध्यान से, इसको हम नीचे करते हैं। आप अगर 41 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में, यहाँ है ना कुछ दशाओं में, और 42 में देखेंगे तो मनोचित, मनोचित है कि नहीं, और 43 में देखेंगे तो निर्वाह योग मजदूरी। तो इसी को बोल दी गई शॉर्टकट में दमन। किस क्या चीज़ है भाई? 41, 42, 43। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में आपको सहायता प्राप्त करना है। म से क्या है? मनोचित दशा देना है। मनोचित, मनोचित क्या है? अब किसी गर्भवती महिला से काम कराएगी, उसके मन के लिए उचित है? नहीं ना। किसी कोई बीमार पड़ गया उसे काम कराएगी, उसके मन के लिए उचित है? नहीं है। तो म से मनोचित, और न से क्या है? निर्वाह योग मजदूरी। उससे इतना नौकरी, उससे इतना काम करेगी कि उसकी जिंदगी का निर्वाह हो सके। तो 41, 42, 43 इसका शॉर्टकट में क्या है? दमन। 10 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, विकलांग, महिला, विधवा, वृद्ध, इस सबको। म से मनोचित। अब मनोचित में से तो इतना ध्यान रखिए कि गर्भवती महिला भी इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। निर्वाह योग मजदूरी मतलब कम से एक मिनिमम सैलरी आप कम से कम उनको दिया कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप लोग ना कमेंट में इतना ज़्यादा कमेंट कर देते हैं, लो फिर ऑफ कर देंगे बाबू कमेंट आप लोग का। फिर आप कहिएगा कि सर कमेंट ऑफ कर दिए। आप लोग मिसयूज कर रहे हैं कमेंट का, ठीक है? बाकी लड़कों को डिस्टर्ब हो रहा है। पढ़ाई कैसे कर रहा होगा वहाँ पर? नीचे इतना कमेंट चल रहा होगा, जैसे यहाँ देखिए तो इतना कमेंट चल रहा है, नीचे धड़ाधड़ कमेंट चल रहा है, उसको दिक्कत होता होगा ना। बाकी जो कम से कम जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको इसीलिए ना फीस को हाई रखना चाहिए। हमारे सर भी कहा करते थे कि देखो वो समाज सेवा एक लिमिट तक में ही रखना चाहिए। अब क्या है कि 11 रुपये का भी फीस था, 99 था, 199 था, यही था ना।
तो आजकल 200 रुपया का कोई महत्व नहीं है, जियो के डाटा से सस्ता हो गया। 4 महीना जियो भी नहीं देगा, 2 महीने 200 रुपया में हम आपको उतना दे रहे हैं। उसी का नतीजा ये हो गया है कि धड़ाधड़ कमेंट मारते जा, कोई मतलब नहीं बनता है, और कह रहा है कि फीस ज़्यादा रखो। ये ऐसा आदत रहेगा ना, फिर अगले किसी सब्जेक्ट का फ़ी नहीं कम करेंगे। आप मिसयूज़ नहीं कीजिए बाबू, हम आपको दिए पढ़ने के लिए, क्या धड़ाधड़ पूछते जा रहे हैं आप लोग। ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको पूछना नहीं है। चलिए बाबू, जिनको कमेंट से प्रॉब्लम हो रहा है ना, सुनिए ध्यान से, जिन लड़कों को कमेंट से प्रॉब्लम है वो फुल स्क्रीन कर लो। फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, आप मोबाइल में कमेंट नहीं दिखेगा। सबको छोड़िए, कुछ कुछ बेवकूफ़ी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, समान सिविल संहिता 42-43 तक तो देख लिए। 43 के क में क्या है भाई, कामगारों की भागीदारी, और ख में क्या है, सहकारी समिति। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कामगारों की भागीदारी और ये वाला चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 44। देखिए, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, हिंदी देखिएगा हम गलत लिख देते हैं इसको। समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। सिविल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। सिविल को इंग्लिश में सिविल ही कहते हैं, कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखेगा तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपका समान सिविल संहिता के बारे में। चलिए अब देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ कुछ संहिता आप पहले से पढ़ा होंगे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे का बैच कब आएगा। बेवकूफ़, 1 घंटा पहले रेलवे का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसमें आप समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना तो फिर यहाँ से हम ना ब्लॉक कर देंगे। फिर आप एडमिशन लिए भी हैं ना तो आप पैसा आपका डूब जाएगा, आप यहाँ से लाइव नहीं हो पाएंगे, और फिर दोबारा आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। बाकी कम से कम पढ़ने वाले लड़कों को ध्यान से डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप कितनी बार समझाया, बच्चा नहीं ना है। देखिए कुछ नियम समझिए, अगर आप क्राइम करेंगे तो उसे कहते हैं अपराध संहिता, दंड संहिता, जिसे कहते हैं पीनल कोड। आप कोई अपराध कर दिया ना, उसको कैसे लतियाएंगे, उसे कहते हैं दंड संहिता या पीनल कोड। चुनाव में क्या नियम कानून रहेगा, उसे कहते हैं आचार संहिता। समझाएंगे कि नहीं, आचार संहिता। आप बताइए, क्या बिहार में चुनाव का अलग नियम होता है, यूपी में अलग होता है, केरला में अलग होता है? नहीं होता है। हर जगह एक रहते हैं चुनाव के नियम कि 48 घंटे पहले आपको प्रचार बंद कर देना है, कैसे कैसे क्या नियम है। क्या केरला में मर्डर करेंगे तो दूसरी सजा है, बंगाल में करेंगे तो दूसरा है? नहीं ना। क्या केरला में मुस्लिम का अलग नियम है, मुस्लिम मर्डर करेगा तो दूसरा है, हिंदू मर्डर करेगा तो दूसरा है? नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड सेम है, और आपका सिविल कोड भी, मतलब ये आपका जो चुनाव की आचार संहिता है वो भी सेम है। लेकिन सिविल कोड क्या है कि सिविल कोड में मेनली 3-4 चीजें आती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपका विवाह। अब विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा। तलाक का वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं, तलाक की बिद्दत खत्म हुआ है। और क्या हो जाएगा, वसीयत। वसीयत, वसीयत मतलब समझते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का कुछ नियम कानून होते हैं। अब ये मुसलमान हिंदू में थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं सब। यहाँ समझिए, चौथा गोद लेना। गोद लेना, गोद लेने में नियम है, आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की ही गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए जरा गोद ले लीजिए चौपट कर देगा वहाँ पे। गोद लेने के लिए नियम इतना है कि 21 साल छोटी रहनी चाहिए आपसे। गोद लेने का नियम सब में अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से वो धार्मिक पालन कर सकता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन टैक्स नहीं रहेगा, और विद्यालयों में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 25 है, यही ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि हर धर्म की रीतियां अलग हैं,
लेकिन हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, पढ़ा चुके हैं आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून लीगल ही नहीं रहेगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा तो हम उसे रहने नहीं देंगे। फिर वो आर्टिकल 25 की तरह ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसी में विवाह का नियम आ गया। हिंदू भी विवाह एक करेगा, मुसलमान भी एक। मुसलमान में पॉलीगैमी है, बहुत सारे विवाह कर सकता है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों उठ रही है? और ये काफ़ी मुश्किल है। इससे ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू को तकलीफ होगा या केवल मुसलमान को तकलीफ होगा। इससे सबसे बड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को होगा, पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। वरना अगर देखिएगा ये इतना ईजी रहता तो गवर्नमेंट तुरंत ला देती, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। इतना किसानों पर विद्रोह हुआ, कहाँ कुछ हुआ। विवाह देखिए, समझिए ध्यान से। अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी मतलब हर एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में है कि आप एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। अब अनुच्छेद 13 देखिए ध्यान से क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि लड़का लड़की सब बराबर हैं। ऐसा कोई कानून पहले का नहीं रहना चाहिए जो बाद की किसी कानून को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम में कहा गया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना होगा। तो ये लोग ब्याह करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है ना हमारा 2 ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, कहीं क्या भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहा, तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं होगा। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है? नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पर। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज़्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहते, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने 2 शादी। मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज़ है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एक शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना अपना जो देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है। तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए। विवाह का ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4 को मेहरारू रख लीजिए, एगो के रहने के बाद भी दूसरा रख लीजिए, ये गलत भी है। महिलाओं को बड़ा झमेला होता था। तो ये दोनों के लिए सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ। वैसे भी महिलाएं कम है, सोच रहा है एगो 4 को करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत ना हो जाएगा, नेपाल से लाएंगे लोग क्या। अब उसी में कहता है समान सिविल संहिता के तहत कि आप लोग, हाँ शशि थरूर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शशि थरूर भी, ठीक है दूधू को पति वालों को लिस्ट बना के रख ले कमेंट करके लिस्ट में दे रहा है सर एक सबनी के दूधू को पति थे। चलिए एकरो हमको लग रहा है आइडिया है, काहे लिए ये लिस्ट काहे लिए बनाया, हमको भी लग रहा है ना ये बहाना बनाया है कि अगर कोई बोलेगा ती का 2 बियाह कर लिया तो लिस्ट दिखाएगा, देखो इतना बड़ आदमी किया। अरे भैया 2 बियाह करेगा ना तो फिर 2 बियाह करेगा तो फिर नरक देख लेगा पृथ्वी पे। देखिए तो ये विवाह का कानून हो गया, पॉलीगेमी खत्म कर देगा। तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खत्म कर दिया, तलाक के बिद्दत को खत्म किया। तलाक पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि ये महिलाओं के लिए एक तरह के उनके लिबर्टी के खिलाफ था, उनकी पूरी जिंदगी 3 तलाक के अंडर में खत्म हो जाती थी। तो ये अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है, जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन
सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना? कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेंगे ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहाँ कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट ध दिया यहाँ पे। और हम गारंटी कहते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी, अभी वो तैयारी में है। इससे कुछ खास देखिए, पढ़े लिखे मुसलमान को या हिंदू को कोई तकलीफ नहीं आएगा। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को तलाक की अर्जी चलती है। जमुई के डीएम दीपक कुमार का वत्सला के साथ विवाह नहीं चल रहा है, कोनो पहले से डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी मेहरुआ पहले से फसल है। कोनो दुकान झा जी से बतिया रही थी, 2700 बार कॉल की थी, गजब हाल है भाई 2700 बार। डाउट वाला बतिये लग रहा है भाई, आप किसी फ्रेंड को 2700 बार थोड़े ना कॉल करिए। लड़का लड़कियां कौन सी बतियाता है सब इतना। तो भाई विवाह उन्होंने, लालू यादव के बेटा तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में उनका भी तलाक चल रहा है, तो वो 3 तलाक धड़ाक 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 थोड़ी ना खत्म किया, तो अभी भी खत्म हो गया है कानून। तो दोनों का नियम सेम रहेगा, हाँ रीतियां अलग रहेंगी लेकिन नियम सेम रहेंगे। वसीयत, वसीयत मतलब किसका? देखिए इस्लाम में नियम है कि अगर दादा जिंदा है, दादाजी जिंदा है और किसी का बाप मर गया, ठीक है, तो उसका बाप मर गया लेकिन दादाजी जिंदा है, अब वो उसकी जो संपत्ति होगी इसमें छोटका का अधिकार नहीं है। अब ये दादा की मेहरबानी पे है, उस छोटका को देंगे कि नहीं देंगे इस्लाम के कानून के हिसाब से, ठीक है। जबकि हिंदू धर्म के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला, अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अपनी माँ के पेट में है और उसके पिता का मान लीजिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जन्म लेता है, तो भी इसका अधिकार है। ये भी अच्छा है। इस्लाम में है कि महिलाओं को भी अधिकार है संपत्ति में, हिंदुओं को पहले नहीं था लेकिन अभी संशोधन करके दिया गया। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं था, संशोधन करके दिया है, लेकिन इस्लाम में पहले से था। तो हिंदू धर्म की जो पर्सनल नियम थे उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ खराबियाँ थी। जैसे सती प्रथा, कोई भी बताइए तो ये गलत था कि नहीं था? बाल विवाह, 12 साल की उम्र पे शादी कर देते थे। 12 साल पे शादी करो तो लड़कों तो 12-13 साल का करो ना, तो ससुरा लड़कवा रहता था 30 साल का, लड़कियां रहती थी 12 साल का, ये ना गलत हो जाता था। तो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, लेकिन हिंदू धर्म ने शिक्षा को अपनाया, उसने लगा कि नहीं ये ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, इसलिए हिंदू धर्म आगे निकल गया वहाँ पर समाज के लेके। लेकिन ये अभी भी लोग कट्टरता पुराने वाला हम फॉलो करेंगे, अपडेट लाएंगे नहीं यहाँ पर। तो सरकार कहती है कि भाई देखिए वसीयत का जो नियम कानून रहेगा ना सबका सेम रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम सबका सेम रहेगा, ठीक है। गोद लेने का नियम भी सबका सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक तरह से ज़रूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के रीति में छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल ये नियम बना देगा कि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से तलाक दीजिए। और तलाक पॉसिबल भी है। रीजन समझिए तलाक का क्या है, मैं बहुत लोग में विवाद हो जाता है। महिलाओं में वो खराबी जानते हैं क्या होता है? जब इनको गुस्सा चढ़ेगा ना, गुस्सा चढ़ेगा तो इनको ये समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा बात बोल देगी सब ना कि आदमी पगला जाएगा वहाँ पे। गुस्सिया के आधा 80% तलाक केवल जुबान की गंदगी से होता है। इतना टफ वर्ड बोल देते हैं कि दिल के तकलीफ है। कह देंगे तू और अच्छा तो हमारा रिक्शा वाला से बिया हो गया रहता। बताइए ये गलत बात है कि नहीं है? रिक्शा वाला से बिया, एक पुरुष क्यों जाना जाता है? कमाने के लिए, मुख्य रूप से वो कमाने के लिए जाना जाता है कि कभी भी ये कमाएगा। जिस वजह से वो जाना जाता है कमाने के लिए, तो तू बोलती है कि रिक्शा वाला से बिया हो जाता है, यानी कमाने के लेवल में तूने सबसे नीचे फेंक दिया उसको।
फेंक दिया ना। इसी में पुरुष कह देगा महिला को कि महिला क्यों जानी जाती, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, कह दी कि तोरा से तो वैश्या से बियाह हो गया रहता, तू ओकरा के फेंक दिया नीचे, एकरा फेंक दी नीचे, ले मार हो गया। यहाँ पे सबसे गलत बात है, आप लोग की भी जब शादी बियाह होगी ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो कह दीजिएगा तुमको आज जितना बोलना है बोल दो, हम कल बोलेंगे, तुरंत मत बोलिएगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा तलाक। समझ में आएगा? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नियम आना चाहिए। लेकिन इसको ना मीडिया इस तरह से दिखा रहा है ना कि ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा देश के लिए, कुछ साबित नहीं होगा। समझ आएगी ना क्या? तलाक वैसे भी धीरे धीरे अब, बहु विवाह, पॉलीगेमी अब धीरे धीरे अपने पतन के कगार पर। अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दो दो गो शादी कर रहे हैं, क्योंकि समाज थूक मार देता है। समाज छोड़ो ना, थूको ना, उहे दूगो इतना ना दिमाग चाट जाएगी सब ना कि बेचारा सुसाइड कर लेगा वहाँ पे। तलाक वगैरह ये तो अब खत्म ही हो गया। तलाक बिद्दत, वसीयत, तलाक बिद्दत का हम आपको पढ़ा चुके हैं अलग से चैप्टर में। तो ये आपको कौन सा समझ में आ गया? आर्टिकल 44। समान सिविल संहिता गोवा ने तो लागू कर दिया। समान सिविल संहिता को किस राज्य ने लागू कर दिया? गोवा ने। इसे कंपलसरी लागू क्यों नहीं कर जा सका? जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत भयानक हुए थे, उसी समय लागू कर देता तो ज़्यादा विवाद हो जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया राज्य की सहमति पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से आगे समझते हैं। किसी को कोई कह रहा है कि सर हमारे यहाँ वसीयत को लेके झगड़ा हो गया। भाई होते रहता है वसीयत को लेके झगड़ा। समझ आ गया? मैप का क्लास आज से चालू नहीं होगा जी, फिर कमेंट कर रहा है। चलिए ध्यान से समझते हैं, आज से मैप का क्लास चालू नहीं होगा। अगला आर्टिकल कौन सा होगा? 45। ये समझ में आ गया? आपका पीडीएफ दिया हुआ है, अब क्लास के बाद आप देखिएगा पीडीएफ दिया है कि नहीं। आर्टिकल 45 देखते हैं। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में क्या चीज़ है भाई? तो देखिए आर्टिकल 45 में बोला गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें आप फ्री में शिक्षा दीजिएगा। अब जरा देखिए ये संविधान बना कब था? 1950 में। 1950 में हमारे पास इतने पैसे थे कि हम सबको फ्री में शिक्षा दे सके? उतने पैसे ही नहीं थे उस समय। तो जब पैसे नहीं थे उस टाइम 1950 में, तो हम इसे मूल अधिकार में कैसे डाल सकते थे? मूल अधिकार में ये तो रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे, कि कम से कम वो नाम वाम लिखना सीख जाए, कुछ पढ़ ओढ़ ले, पूरी तरह से अनपढ़ न रहे। तो प्राथमिक शिक्षा की बात थी। अब बताइए 14 वर्ष के बच्चों को आप बीटेक थोड़ा करा दीजिएगा, ये क्या थी? प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। लेकिन आप खुद बताइए कि नीति निर्देशक तत्व तो लागू हो सकता है? नहीं लागू हो सकता। तो इसके लिए किया गया हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन सा संशोधन हुआ भैया? 46वां संविधान संशोधन कर दिया गया। और इस संशोधन द्वारा कहा गया कि नहीं, अब शिक्षा का जो अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व जो हमें निर्देश दे रहा था, अब हम इसे निर्देश न देके इसे कंपलसरी कर देंगे। और इसे कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 21 का क में। आर्टिकल 21 के क में क्या कर दिया गया? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बना दिया कि नहीं बना दिया? यह तो हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी बताए थे। शिक्षा का अधिकार क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया है। अब आपको कोई प्राथमिक शिक्षा नहीं देता है तो आप जा सकते हैं। 86वां संशोधन 2002 द्वारा इसे कर दिया गया। और इसमें दो बातें कही गई, ध्यान से समझिए। कहा गया कि जो बच्चा 6 से 14 वर्ष के आयु में है, इसमें आप उसे एजुकेशन दीजिएगा। क्या देना है? एजुकेशन, शिक्षा देना है, प्राथमिक शिक्षा देना। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, एजुकेशन और इक्वेशन ऐसा वर्ड होता है जिसमें पांचों वावेल आते हैं, ए ई आई ओ यू। इक्वेशन भी लीजिएगा तो उसमें भी आ जाते हैं पांचों वावेल। तो इसमें 6 से 14 वर्ष को देना है। और जो 6 वर्ष से कम आयु का है ना, उसके हेल्थ पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हेल्थ पे। यानी जो पैदा हुआ है, जीरो लिखे, पैदा होते उसके हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए ये दिया भी जाता है, पैदा होते तुरंत आपको देखिएगा, लड़का पैदा होगा ना सरकारी हॉस्पिटल में, एक हफ्ता के अंदर उसको बीसीजी का इंजेक्शन, पोलियो का सरकारी हॉस्पिटल में लगता है, आपको 1 रुपया नहीं लगता है। वो तो वहाँ की जो नर्स रहती हैं सब आपसे 10-5 रुपया ले लेती हैं, सब खुशी से आपको वैसे भी दे देना चाहिए, लो भैया लो 10 रुपया ले लो, क्या जाता है। लेकिन कब गलत हो जाता है कि पैसा दोगे तब वे करेंगे, ये गलत हो जाता है। यार हम खुशी से दे देंगे, कोई दिक्कत। अब किसी के यहाँ लड़का
थका हुआ, वो इतना गिनेगा कि सरकार तुमको दिए रही है, 10 रुपया नहीं देंगे। अरे यार 10 रुपया दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती मांगेगी, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। तो ये हो गया आपका हेल्थ के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप ऐसा मत कीजिएगा नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को केवल शिक्षा देना है, पहले पहले उनको हेल्थ वा ठीक रखिएगा ना। लड़का जब 6 साल से कम रहता है ना, ससुरा हमेशा बिगड़ले रहता है, कब उसका दांत निकलेगा, कब वो पेट दुखाएगा, कभी कुछ होगा। लड़का को क्या हो रहा है पता तो नहीं चलता है क्या हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल कितना 45। अब आपको एक बात बताइए, एक चीज़ तो आप भी समझ गए कि आर्टिकल जो 36 से 51 के बीच में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जितनी चीज़ें हैं, अगर आप उसे फोर्सली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा। 44 जो था ना, इससे पहले आपका समान सिविल संहिता, वो भी तो है आपका समान सिविल संहिता किसमें 36 से 51 तक है। ये लागू है नहीं। अगर इसे लागू करना पड़ेगा तो मोदी जी को एक संशोधन करना पड़ेगा, तभी ये लागू हो सकता है। अब इसके बाद क्या समझते हैं, 45 तो समझ गए। 45 के बाद क्या आएगा 46 46। आर्टिकल 46 इसमें कहा गया है कि समाज के कुछ पिछड़े वर्ग जैसे SC ST बैकवर्ड, जो बैकवर्ड क्लास है, ये लोग को SC ST या फिर बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में जो लोग आते हैं, उन लोग के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। क्या है भैया, विशेष प्रावधान है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ विशेष प्रावधान केवल शिक्षा में आरक्षण में है। यहाँ हर एक जगह उनको विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है, हर एक जगह। उन्हें पॉलिटिक्स में भी देखना है, देखिए उन्हें कई सीटें होती हैं कि इस बार SC ST ही उठेंगे, वहाँ भी देखना है, सोशली भी देखना है, इकोनॉमिकली भी देखना है आपको। हर जगह में SC ST के लिए क्या है, विशेष प्रावधान की चर्चा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप ध्यान से समझेंगे कि ये भी है आपका नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी आप नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा इसमें संशोधन किया जाता है। अभी मोदी जी ने संशोधन किया था ना कि लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण है वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। 2020 में आरक्षण खत्म हो रहा था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कहाँ कर दिया गया 30 तक, क्योंकि आपको भी पता है कि 36 से 51 के बीच जो भी चीज़ें आएंगी वो इम्फोर्स नहीं की जा सकती जब तक कि संसद लागू ना कर दे। तो संसद नहीं लागू किया। देखिए भाई, आरक्षण का जो मुद्दा है ना, फुली पॉलिटिकल हो गया है। ठीक है, आरक्षण एक तरह से ज़रूरी भी है, लेकिन कब ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है, जैसे रामविलास पासवान जो है, वो पासवान कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आ जाएंगे, पीछे हैं, लेकिन उनके बेटे को भी अगर आरक्षण दिया जाए तो ये गलत है। लेकिन जो SC ST है उसको देने में क्या है कि आपको पहले भी समझाया था, आरक्षण क्या कहता है। आरक्षण ये कहता है कि समाज जो पीछे हो गया है उसको हम थोड़ा फोर्स करके इसके बराबर लाना चाहते हैं। समझ में आ गया। हम ये नहीं कर रहे कि जो आगे बढ़ गया उसे पीछे ले आना है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए क्या है कि जो एक बार हो गया है ना, उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत संपन्न हो गया, कोई DM बन गया है, तो फिर उसके लिए में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। लेकिन ये सुधार कौन करेगा, सरकार करेगी। अब सरकार पे तो सरकार कोई भी काम करती है उसको पहले ध्यान में रखना होता है वोट नहीं तो फिर सरकार कोई काम नहीं करेगी, हटाएगी, फिर सरकार का वोट खत्म हो जाएगा। तो ये SC ST के लिए विशेष प्रावधान था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा हाँ भाई, चलिए, डायलॉग में भी 5 वावेल आता है, बहुत अच्छा। आप इंग्लिश PDF प्रिंट कैसे करेंगे सर, बाबू पगला गए हैं क्या आप। PDF प्रिंट करेंगे, पहले लेक्चरवा सुनिए ना, फिर PDF चिल्लाइएगा। हम यहाँ से हटेंगे, वहाँ PDF अलाउ करा देंगे। PDF अलाउ है कि नहीं है, अलाउ है ना, हो गया। आप लाइव चल रहा है तो PDF नहीं ना होगा। सिस्टम एक बार में एक ही काम करता है, पागल कर देंगे सर हम शादी नहीं करेंगे, बस पैसा कमाएंगे और गरीबों में दान करेंगे। भैया हमारा तो तोरा पे डाउट लग रहा है, तो ब्याह का ही नहीं करेगा। कुछ गड़बड़ है इसमें, पता करो। धीरे धीरे क्लास टाइम बोलिए सर। चलिए ध्यान सब समझते हैं। हाँ बाबू, देखिए आप लोग में बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसमें डाटा ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहा है, हम समझ रहे हैं बाबू। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझिए ना, गूगल जो होता है ना, उसके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है। आप उसे मेल कीजिएगा, मेल का जवाब कब आएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, करेगा कि नहीं। हम लोग कर चुके हैं मेल, जैसे दे देगा हम कम कर देंगे। हम क्या चाहेंगे, आप मेरे जगह आके सोचिए, आप चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कभी तकलीफ देना? नहीं ना। समझिए, SC ST के लिए क्रीमी लेयर, हाँ बाबू, क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो हम आर्टिकल 343 में पढ़ाएंगे, आगे है वो बात, समझिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा भाई, आगे है वो चीज़ है। चलिए ध्यान से देखते हैं, मैप का क्लास आगे बताएंगे जी, CBI वाला बता रहे हैं सर। चलिए
हाँ वो आगे बताएंगे बाबू, चलिए चलिए ध्यान से समझिए सर। देखिए ओबीसी क्या होता है, ईबीसी क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, मंडल आयोग क्या था, काका कालेकर समिति क्या थी, ये आगे है बाबू मेरे, आप टेंशन नहीं लिए। देखिए भाई हम आपको एक बात बताते हैं, जितना हम बोल रहे हैं ना आप उतने कीजिए, आप दिमाग से हटा दीजिए क्या पढ़े, जितना हम बोल रहे हैं आप उतने कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पॉलिटी में आपको भीमराव अंबेडकर भी आके सवाल पूछेंगे तो आप नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ध्यान से समझिए एक के बार में कैसे बता सकते हैं पूरा ना। अभी अभी बोल देंगे काका कालेकर समिति, बाउंस कर जाएगा, ये कौन समिति है काका कालेकर समिति, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, ये समझे। अब 47 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है। आर्टिकल 47 चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए पोषाहार, पोषाहार क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन। पोषाहार का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। हमें अपने बच्चों को, अपने राज्य, अपने देश वालों को क्या देगा, पोषाहार देगा। इसीलिए आपको मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील नाम सुने हैं, मिड डे मील, बंद कर दो। मिड डे मील क्या होता है भाई, पोषाहार। ये सरकार आपको क्या देता है, पोषण युक्त खाना दे देता है। पोषाहार का मतलब क्या होता है, पोषण युक्त खाना को आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। पोषाहार में सरकार मिड डे मील दे देती है। राशन कार्ड पे आपको खाना देती है कि नहीं, ध्यान से देखिए, राशन कार्ड पे गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। सरकार आपको गेहूं महंगा खरीदती है लेकिन राशन कार्ड पे 2 रुपये किलो दे देती है। तो पोषाहार की चर्चा है, समझ में आ गया कि नहीं है, पोषाहार की चर्चा। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो सरकार कहती है नशीली दवाई, नशीली दवा पर प्रतिबंध लगा देना है। सरकार आपको नशीली दवाइयाँ नहीं देगी। आप कई कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें आप सबसे फेमस सुने होंगे कोरेक्स, एक दवा आती थी खांसी की, उस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो पोषायुक्त आहार, नशीली दवाइयाँ, शराब, इस सब पे सरकार प्रतिबंध लगा देगी। पोषाहार पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी। एक कमेंट कर रहे हैं सर तीनों पे प्रतिबंध लगा देगी, नहीं। अरे भाई ये देगी, ये सब प्रतिबंध लगा दे, अरे यार तुम लोग पागल कर देगा सब। अरे यार इस पे क्या लिए प्रतिबंध लगाएगी, सरकार पोषाहार देगी आपको, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नशीली दवाइयां और शराब पर प्रतिबंध लगा देगी। अब यही एक सवाल आ जाता है, क्या